Good afternoon, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of January 7th. Starting with first article, talks about the growth in service and agriculture sector, which will be around 7%. It is due to the poor demand and wheat export in India. Other data is not that important in this. Then next article talks about largest unit of Indian women peacekeeper that has been sent to Sudan as part of Indian battalion in यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स. तो यूएन का जो पीस कीपिंग मिशन होता है उसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट ने विमेन पीस कीपर को भेजा है फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो यूएन सीक्स एटलीस्ट 19% ऑफ विमेन ऑफिसर ऑफ टोटल वैकेंसीज रिलीज्ड बाय द आर्मी. Then next article is on page number 7, which says that India is preparing to host Voice of Global South Summit on January 12th and 13th. It will showcase the unity of voice, unity of purpose. तो ये थीम ये रहेगा, सो दैट द ग्लोबल साउथ विल हैव सम वॉइस रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज कंसर्निंग देम टू द डेवलप्ड वर्ल्ड. देन नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 10 regarding opening of campus tour. जो यूजीसी का एक नया रेगुलेशन आया है रिगार्डिंग एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. तो ये करीब करीब जो एडिटोरियल है वो सेम ही है दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन January 6th. And in this editorial section there is some data point which is very important, such that around quarter of India's 18 to 23 years old are enrolled in the university. India is the second largest exporter of students with more than 4.5 lakh students studying abroad. तो एक होता है कैंपस, मदर कैंपस जहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड. एक होता है सैटेलाइट कैंपस. तो सैटेलाइट कैंपस जो एक वर्ड है इसको नोट कर लेना चाहिए. इट कैन ब्रिंग इन मच बेटर आइडियाज़ एंड मच डाइवर्स आइडियाज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बिजनेस स्टडीज़, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़. ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाई होगा सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, वो और से फील्ड भी इंक्लूड रहेगा. इससे जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट इससे 3-4 चीज़ फ़ायदा होगा. पहला है कि फॉरेक्स रिजर्व बचेगा. दूसरा, इंडियाज़ का जो एक ग्लोबल वॉइस, एक ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है रिगार्डिंग एजुकेशन, वो बढ़ेगा. इंडियन स्टूडेंट्स विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कमिंग डिकेड in the various fields such as humanities, liberal arts, science, etc. And this will also help to meet the demand of the jobs. तो अप स्केलिंग ऑफ जो प्रोग्राम होगा इंडिया में वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के द्वारा हो सकता है. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द वॉर मशीन, दैट इज वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स. तो अभी जो बात हो रहा है कि जो ड्रोन है दैट इज़ फॉर एग्जांपल स्वॉर्म ड्रोन्स दैट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी. MQ-9B रिपर दैट इज़ विथ रिगार्डिंग टू नेवी. और जो लद्दाख में भी स्मॉल ड्रोन्स यूज़ हुआ है, या फिर जैसे कामिकाजी ड्रोन दैट हैज़ बीन यूज्ड
इन द यूक्रेन रशिया वॉर, तो उसमें अगर AI इंक्लूड कर देंगे तो इट विल बी अ वेरी पोटेंट वेपन। तो यहाँ पूरा आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि कितना भी पोटेंट वेपन रहे, लेकिन देयर विल बी अ कंसर्न ऑफ रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन किसको मार रहा है, या फिर एरर जो होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, when the drone will automatically fire missile or any bullet, it can kill civilian in friendly fire and even the friendly target, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, उसका जिम्मेवार तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसके पास रहेगा। तो ये पूरा एरिया जो डार्क साइड है AI इनेबल्ड सिस्टम का, वो ये बताना चाह रहा है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉशियसली अप्रोच होना चाहिए रिगार्डिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट देयर इज सम डेटा रिगार्डिंग जुडिशरी। पहला है कि इंडिया हैज़ अ लो नंबर ऑफ जजेस विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर पॉपुलेशन। That is, India has around 21 judges per 1 million people, whereas China has 159 judges, more than 5 times. तो जज का वैकेंसी फिल होना चाहिए, उससे जो केस का पेंडेंसी होगा वो कम होगा और ज़्यादा इफेक्टिवली केस डिस्पोज होगा, जस्टिस डिलीवर होगा। तो ये डेटा को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी। जो हमेशा से डेटा रहता है, ये वही डेटा रिपीटेटिव है। दैट इज G20 अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ट्रेड एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन। Developing countries and underdeveloped countries are facing various issues such as health security, economic havoc during COVID-19, then external debt crisis, liquidity crisis, increasing poverty, mitigation of climate change, reducing social indicators, inequality, and displacement of existence of supply chain management system जो ब्रेक हुआ है ड्यू टू तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया वॉर। तो ये सब को डील करने के लिए इंडिया को एक लीडरशिप क्वालिटी है और वो अपनाएगा। ये लिखना कंसेशन बिल्डिंग होगा, तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें कुछ भी। Then next article is on page number 13, which gives brief introduction to the foreign university issue. ये बोलना चाह रहा है कि UGC will reach out to Indian mission abroad to take the proposal forward with the ambassador of various countries. उससे होगा जो big campuses such as Oxford, Cambridge, Harvard, etc. they can establish campus in India. Satellite campus जिसको बोलते हैं. It will not only help them to outreach their program in India, but also it will help the Indian students to study higher study, to opt for higher studies in India. It will also save their expenditure and also it will save the forex reserve in India. तो इसमें जो है कि उनके पास ऑटोनॉमी होगा, तो इसमें ये कहते हैं कि ऑटोनॉमी होगा यूजीसी चेयरमैन कि दे विल हैव द से इन द फी स्ट्रक्चर, एडमिशन क्राइटेरिया फॉर बोथ इंडियन एंड ओवरसीज स्टूडेंट. गवर्नमेंट विल हैव नो शेयर रिगार्डिंग दैट. हालांकि कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट फॉर्म करेगी जिसमें यूजीसी मॉनिटर करेगा कि वहाँ पर कोई एंटी रैगिंग ऐसे है, वहाँ पर कोई रैगिंग हो रहा है कि नहीं. देयर विल बी प्रोविजन फॉर एंटी रैगिंग एंड ऑल्सो देयर विल बी प्रोविजन सच एज academic
प्रोग्राम्स आर नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये रेगुलेट करेगा सिर्फ. द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम. तो अभी तक में कितना बार डीलिमिटेशन हो चुका है, तो 4 बार हो चुका है. तो यहाँ पर दिया 1952, 62, 72 और 2002. लास्ट बार जब हुआ था वो 2008 में हुआ था. तो उसमें गवर्नमेंट ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था. तो हाल फिलहाल 2020 में जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस. लेकिन जो असम में होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस. तो इम्पोर्टेंस क्या है? द बाउंड्रीज ऑफ द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंश्योर दैट द पॉपुलेशन इन ईच स्टेट इज रफली द सेम. तो वोट, तो जिससे क्या होगा, जो ईच वोट होगा उसका सेम वैल्यू होगा रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट कंस्टिट्यूएंसी. तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला है कि 2001 का सेंसस पर असम का होगा, लेकिन 2011 का सेंसस पर जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ था. The next article talks about the talk between RBI and government regarding the South Asian countries on rupee trade. तो rupee trade क्यों important है? It will not only diversify the portfolio of the forex reserve and it will also reduce the dependency on oil, on dollar, which will help to reduce the depreciation of rupees, and also it will help to increase the trade with the countries more effectively, more efficiently. ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन होता है वो कम होगा. तो इसमें 3-4 जो पॉइंट है वो है कि इंडिया बात कर रहा है यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए विथ अदर कंट्रीज सच एज नेपाल. उसके बाद आरबीआई इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी which will help in increasing trade and commerce between the countries. Further, the price stability और जो imported fuel inflation है इसको हम लोग कम कर सकते हैं अगर रुपी में ट्रेड हो विथ रशिया, विथ इंडोनेशिया, विथ मलेशिया, विथ भूटान एक्सेट्रा. The next article talks about the first sovereign green bond auction. तो RBI will auction around 16,000 crores of green bond. उसमें it will auction 5-year and 10-year green bond worth 4,000 crore. जो green bond होगा, sovereign green bond, it will be used to fund the green infrastructure such as solar power plant, wind, small hydro project and public sector project to reduce the carbon emission in the economy. तो green bond होता है, it is related to funding of green infrastructure. green लिखा हुआ है इसलिए important है. तो green bond है, इसको याद रखना है कि कौन इसको करता है, RBI करता है on behalf of the government and it will help to fund these project. तो इतना सा दिखा हुआ. The next article talks about the food prices that have hit record high in 2022 after the COVID havoc and also the Russian invasion of Ukraine. Then coming to the next newspaper. Now coming to January 8th. First article talks about the Youth Pravasi Bharatiya Divas. तो ये है क्या? It is a mark of contribution of overseas Indian community in the development of India.
तो इट इज़ हेल्ड वंस इन एवरी 2 years, 2 साल में हर बार एक बार होता है। और इस मौके पे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ऑनर दैट इज़ गिवन टू NRI, PIO, person of Indian origin, or any other institution established by NRI and PIO। सिग्निफिकेंस इसका है कि जो भी बाहर में लोग रहते हैं NRI, PIO, उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया डेवलपमेंट में क्या है, इंडिया का ग्रोथ में क्या है, इसको सम्मान देने के लिए किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है NRI, PIO को, और साथ ही साथ रिकग्निशन मिलने से और भी लोग आ करके एक भलाई के लिए काम करेंगे फॉर द कंट्री। तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया का जो अपना एक नैरेटिव है इन द ग्लोबल वर्ल्ड, वो आगे बढ़ाएंगे। इसलिए यूथ प्रवासी भारतीय दिवस होता है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट hijab protest, which has led to the decrease in 50% of the minority students in government colleges. So this can be used in ethics papers, that using religion in the protest regarding the educational institution can lead to a loss situation for both the टीचर्स एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली किसको घाटा हुआ? जो भी स्टूडेंट्स को। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द वीट एक्सपोर्ट बैन। तो सरकार ने पहले वीट एक्सपोर्ट बैन किया था, जो यहाँ दिया हुआ है कि इट वॉज डिप्लीटिंग एट एन एवरेज ऑफ 2 million टन एवरी मंथ ओवर द लास्ट 6 months। इट वॉज अराउंड 90.2 million टन, जो 6 साल में सबसे ज़्यादा कम था स्टॉक। तो उसके लिए सरकार ने वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया टू कीप द राइजिंग ऑफ वीट प्राइसेस इन चेक। तो अभी जैसे वीट क्रॉप एक अच्छा सीजन आ रहा है, और वीट क्रॉप अच्छा से प्रोड्यूस होगा, और तो हो सकता है सरकार उसको वापस करे। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये इम्पोर्टेंट रखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या। इट वॉज रिगार्डिंग द फ्री सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ 5 kg टू 81 करोड़ पीपल अबव। मतलब NFSA का जो इंटाइटलमेंट है 5 kg पर पर्सन पर मंथ एट 2 rupees 3 rupees kg, उसके अलावा PMJKY दिया गया था। मतलब NFSA ऑलरेडी दे रहा है गरीब लोग को, लेकिन उसके अलावा दिया जा रहा था ड्यूरिंग कोविड पीरियड, जो अभी खत्म हो चुका है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट ज्योतिष मठ, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो अनप्लान्ड हुआ था, उसके कारण एक इकोलॉजिकल हार्म हुआ, और द क्रैक्स हैव बीन seen in various houses, around 600 houses, on roads, on temples, etc. This showcases that जो भी ecological damage होता है hilly terrain में, उसको बहुत गौर से देखना चाहिए, और गवर्नमेंट should initiate study regarding this। और यहाँ पर 1 crore रुपीज़ दिया गया है रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, और साथ ही साथ आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 7 रिगार्डिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम which is aimed to improve the performance of block lagging in various parameters। पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, अभी ब्लॉक हुआ। डिस्ट्रिक्ट छोटा होता, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके अंदर में ब्लॉक आता है। तो ब्लॉक लेवल पर से काम करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट अपने आप सुधरेगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो
पर्सपेक्टिव से जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके लिए एस्पिरेशनल प्रोग्राम आ गया। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 11 रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन। जो इसका नेगेटिव पॉइंट वो है कि ऑलरेडी 4:1 वर्डिक्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इन फेवर ऑफ डीमोनेटाइजेशन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये क्वेश्चन उठा रहे आर्टिकल बाय पी चिदम्बरम, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या कोर्ट ने इस पर गौर फरमाया। तो 3-4-5 पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वॉज वेरी इंस्टेंट। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन क्या सेटिस्फाई करता है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद कि जो एक्सचेंज बिटवीन द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट क्या वो रिजनेबल था। उसके बाद सेक्शन 26 अंडर आरबीआई एक्ट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पास पावर है कि नहीं है। ये सब पॉइंट है। उसके पॉलिटिकल डायमेंशन ये है कि जो डीमोनेटाइजेशन से जो कैश सर्कुलेशन था वो इंक्रीज किया है। पहले 17 लाख था, अभी 32 लाख करोड़ है इन 2022। प्लस ब्लैक मनी जो भी है डिस्कवर हो रहा है, वो भी ऐसा कोई डेटा पॉइंट अभी है नहीं सरकार के पास। न्यू डिनोमिनेशन जस्ट 2000, वो पहले 1000 से बढ़ गया है, तो क्या फ़ायदा हुआ, ये उठा रहे पॉइंट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दिया जाना चाहिए था डीमोनेटाइजेशन को, लेजिस्लेटिव डायरेक्शन दिया जाना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा ही डीमोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने डीमोनेटाइजेशन एग्जीक्यूटिव जो फील्ड है उसके द्वारा किया, उसके थ्रू किया। द गवर्नमेंट हैज़ यूज एग्जीक्यूटिव पावर फॉर डीमोनेटाइजेशन। जो एक तरह का बैलेंस जो होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में, वो हो सकता है वॉयलेट करे। इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या क्या है कि इट अफेक्टेड द मिडिल क्लास पुअर 30 करोड़ डेली वेज अर्नर। जीडीपी ग्रोथ हैज ऑल्सो डिक्लाइंड पोस्ट डीमोनेटाइजेशन एंड प्लस कैश इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द लोअर रंक ऑफ द सोसाइटी। जो लोअर स्टाटा है सोसाइटी में उनको कैश मिलता है, तो कैश ख़त्म कभी नहीं होगा, लेकिन कैश का यूज़ भी होगा। लेकिन एक साथ झटके में कैश ख़त्म करना वो अफेक्ट किया है। तो क्या कोर्ट ने ये पूरा डायमेंशन चेक किया, उस पर ये सवाल उठा रहा है आर्टिकल। The next article talks about the decrease in forex reserve by 70 billion in 2022। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि यूएस करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड, उसके कारण जो बाकी सब करेंसी है उसका ओवरऑल डेप्रिसिएशन हुआ है। दूसरा, आरबीआई कीप्स द फॉरेक्स रिजर्व इन डॉलर डिनोमिनेटेड like 10-year benchmark securities of US and UK. Since the yield of this asset rose, it impacted forex exchange. Further, there has been withdrawal of FPI, foreign portfolio investment, by around 1.2 lakh crore that has been pulled out from the domestic market. FPI 1.2 lakh crore लोग FPI जो निकल गया डोमेस्टिक मार्केट से। फर्दर डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ हुआ विद रिगार्डिंग टू डॉलर। उसके बाद जो फेड का जो हाइक हुआ रेट यूएस में, उससे इंडिया में लोग इन्वेस्ट कम किए और वहाँ पैसा डाले। तो ये 3-4 चीज़ के कारण ज़्यादा डिप्रिशिएट किया, और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन वो भी बढ़ा, और एक ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो भी बढ़ गया। तो एक तरह से इतना सारा रीज़न निकाल इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गिरा by $70 billion। The next article talks about the Indian football। जो मैनेजमेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो कुछ पॉलिसीज ला रहे हैं जिसके कारण इट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। तो
खुद से भी सोचना चाहिए कैसे फुटबॉल को ग्रोथ करे, स्पोर्ट्स को कैसे एक तरह से मेन स्ट्रीम करे फुटबॉल को। फुटबॉल ऑलरेडी मेन स्ट्रीम है कुछ कुछ स्टेट्स में, लेकिन और भी जगह स्टेट्स में क्रिकेट डोमिनेटेड है। तो पहला पॉइंट ये है कि कमर्शियल सक्सेस होना चाहिए। तो बाय 2026 द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टारगेटेड अराउंड 500% इंक्रीज इन रेवेन्यू। उसे ब्रांडिंग चाहिए होगा बिग कंपनी से, और एक IPL जैसा जो लीग है वो फुटबॉल में भी होना चाहिए ऑन अ लार्ज स्केल। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टेडियम चाहिए, फिर ब्रॉडकास्टिंग जो फैसिलिटी है वो चाहिए, और स्कूल करिकुलम में भी एक फुटबॉल इंक्लूड होना चाहिए। लोकल ग्रास रूट लेवल में टीम है उसको भी मोटिवेट करना चाहिए रिगार्डिंग फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी जो एक मैच होता है क्रिकेट में, वैसे ही फुटबॉल में भी होना चाहिए। इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर ब्लॉक एक्सेट्रा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि फीस स्ट्रक्चर और साथ ही साथ सैलरी, ये सब भी बढ़ाना चाहिए फुटबॉल प्लेयर्स का। और जैसे अभी टॉप 10 टीम्स एशियन फुटबॉल में, वो अब इंडिया नहीं है। इंडिया 19th रैंक है एशियन फुटबॉल में। और जो कोटा है सिस्टम इन द फीफा, उसमें अगर जाना है तो इंडिया को टॉप 10 आना पड़ेगा, टॉप 8 आना पड़ेगा, तभी वो फीफा में खेल सकेगा। अभी फ़िलहाल there are many countries which are ahead of India such as Japan, Iran, South Korea, Australia, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, etc. That's all for today. Thank you.